ये अकथ आकार 55 का संपादकीय है। ये गिरिराज जी के देहांत के थोड़े दिन बाद लिखा था और फिर ये अंक रह गया। अब ये ऑनलाइन डाला जा रहा है, आ ही गया है बल्कि। तो इसमें जो मैंने गिरिराज जी पर लिखा है वो मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, गिरिराज जी को याद करते हुए, और एक बार हम सब फिर आकार परिवार उनके साथ जुड़े इस रूप में उनकी स्मृतियों के साथ मैं ये संस्मरण पढ़ रहा हूँ। कागज़ी है पैरहन। अपने आखिरी दिनों में गिरिराज जी पिछले 40 वर्षों के देखे हुए गिरिराज किशोर से बहुत बदल गए थे। ये बात बहुत शिद्दत से महसूस होने लगी थी, हैरान भी करती थी। बात के गिरिराज किशोर बहुत विनम्र, सहनशील और सरल हो गए थे। उनके चेहरे पर संतुष्टि और शांति का भाव रहता था, चमक भी थी। बच्चों की सी निश्चलता भी कभी कभी दिख जाती थी। आखिरी महीनों में अपने परिचित अंदाज में किसी के लिए भी उनका कड़वा तंज, अक्खड़पन और आक्रामकता नहीं दिखती थी। जो गिरिराज जी को वर्षों से नज़दीक से जानते हैं, उन्होंने कभी न कभी उनके स्वभाव के इस स्थायी भाव को ज़रूर महसूस किया होगा। ये बात उन्हें भी हैरान करेगी। ये बदलाव क्यों था? क्या इसलिए कि उन्होंने मृत्यु की आहट सुन ली थी, या इसलिए कि अंत तक आते आते धीरे धीरे अंदर एक वीतराग जन्म लेता है और पसरता जाता है, जो हर विकृति से विरक्त कर देता है? या फिर इसलिए कि उनका स्मृतिलोप बढ़ रहा था और उसी के साथ पुराने चेहरे, पुराने पूर्वाग्रह लुप्त हो रहे थे? या इसलिए कि दुख और पीड़ा मनुष्य को निर्मल कर देते हैं, कैथारसिस का काम करते हैं? क्या असहायता विनम्र बना देती है? जो भी था, पर बाद के दिनों में उनके पास बैठकर मैंने हमेशा यही महसूस किया कि उनके चेहरे पर एक निर्लिप्त संतुष्टि रहती थी। स्थितियां जैसी भी हैं, उन्हें स्वीकारने की सहजता बनी रहती थी। उनके जीवन में पहले ऐसा कतई नहीं था। शायद धीरे धीरे स्मृति का कमज़ोर होते चला जाना ही इसका मुख्य कारण था। स्मृति लोप के साथ ही उनके अंदर वर्षों का जमा आक्रोश, असंतोष, नकारात्मक प्रवृत्तियां, पूर्वाग्रह भी लुप्त होते चले जा रहे थे। होते ही होंगे। किसी का भी स्मृति लोप समग्रता में होता होगा, टुकड़ों में नहीं। स्मृति के साथ बहुत कुछ चेतना से धुल पुज जाता होगा। उनके बढ़ते स्मृति लोप में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी कि जिस शहर और माहौल को उन्होंने शुरुआती जवानी के दिनों में छोड़ा और फिर कभी नहीं देखा, वही आखिरी दिनों में उनकी छाती पर सवार हो गया था। उनका पैदाइशी शहर मुजफ्फरनगर। उनके बाबा बड़े जमींदार थे। मैं गलत नहीं तो शायद राय बहादुर भी थे। सामंती जीवन, बड़े जमींदारी माहौल और 1.5 साल की आयु में माँ के गुजर जाने के बाद बाबा की छां और परवरिश में पले बड़े हुए गिरिराज जी को वो माहौल रास नहीं आया था। पुरानी हवेली, परिवार, सबसे उन्होंने एक बार नाता तोड़ा तो फिर पलट कर नहीं देखा। ना वो कभी मुजफ्फरनगर गए, न पारिवारिक संपत्ति में कोई हिस्सा लिया और ना ही भाइयों से कोई विशेष संबंध रखा था। पर अंतिम दिनों में मुजफ्फरनगर ने ही उनको जकड़ लिया था। हर चौथे पांचवें वाक्य के बाद वो मुजफ्फरनगर को याद करते थे। पहली बार तब महसूस हुआ जब पैर की हड्डी के ऑपरेशन के बाद अस्पताल से घर लौटे तो बोले, डॉक्टर से पूछूंगा, वो कह दे तो मुजफ्फरनगर चलें, वहाँ अच्छी फिजियोथेरेपी होती है। कैसे जाएंगे? मैंने पूछा। ट्रेन से, वहाँ ट्रेन जाती है। अस्पताल में उनके बढ़ते स्मृति लोप का अनुभव तो हुआ था, पर तब यही समझा गया कि दवाओं का असर है। 83 साल की उम्र में कूल्हे के नीचे हड्डी का पूरी तरह जुड़ना मुश्किल लगता था, पर सुधार हो रहा था। एक फिजियोथेरेपिस्ट घर आता था। 12 घंटे के 2 लड़के पुरुष नर्स उनके लिए रख लिए गए थे। वे हर तरह से उनकी देखभाल करते थे। मुजफ्फरनगर उन पर इस कदर हावी था कि उनसे बात करते हुए मुजफ्फरनगर का जिक्र आने का इंतज़ार करता था। एक बार सर्दियों की धूप में हम बैठे थे, मीरा जी भी थीं। बोले, देखो ज़रा, कोई मिलने आता है तो ये कहती हैं सीढ़ियों से आ जाओ, नहीं सोचती उसे तकलीफ़ होती है। पर यहाँ तो सीढ़ियाँ नहीं हैं। मैंने कहा, हैं भाई, उधर हैं,
उन्होंने इशारा किया। उनके घर में कोई सीढ़ी नहीं थी, मुजफ्फरनगर में थी। एक दिन लेटे थे तो बोले, तुम्हें पता है ये घर ज़िला मुजफ्फरनगर में है? अच्छा, मैंने आश्चर्य जताया। हाँ, बुजुर्ग लोग मेरे नाम कर गए, मुझे पता ही नहीं। ये सब कुछ क्षणों के लिए ही आता था, ठहरता नहीं था। अगले वाक्य में वो सामान्य हो जाते थे। तुम्हारा कार्यक्रम कब है? संगमन नाम वो भूल चुके थे, ये भी कि वो मुझसे ज़्यादा उनका कार्यक्रम है। इसी तरह पूछते थे। जब भी जाता हर बार ये सवाल करते। मैं तारीख बता देता। स्मृति में कहीं अटका था, संगमन हो रहा है। 11-12 अप्रैल। वहाँ सीढ़ियाँ तो नहीं है? 4 हैं। फिर कैसे जाऊँगा? आपको ले जाना मेरा काम है, कैसे भी ले जाऊँ। अगली बार फिर पूछते, तुम्हारा कार्यक्रम हो गया? आपके बगैर कैसे होगा? उनकी आंखों में पानी की हल्की परत आ गई थी, वैसी ही जैसे गांधी के जिक्र पर या पुराने लेखकों के किस्सों पर आ जाती थी। मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। 25वां संगमन उनके बगैर ही होगा। गिरिराज जी के साथ जो भी हो रहा था, ये सब कोई बहुत नई बात नहीं थी। राजेंद्र यादव के साथ आखिरी मुलाकात में भी मैंने ये महसूस किया था। एक अप्रिय प्रसंग पर मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया था। आखिरी बार जब बात की थी तो लगभग चीखते हुए मैंने फ़ोन रख दिया था। इस बात को 2-3 साल गुजर गए थे। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार हुए। उनके न बच पाने के कयास भी लगाए जा रहे थे। तब उनसे मिलने घर गया था। प्रेम भारद्वाज भी साथ थे। उनके एक मित्र और भी थे। राजेंद्र जी बिस्तर में लेटे थे, बेहद कमज़ोर। बहुत वजन घट गया था। किशन और एक मेल नर्स पर निर्भर थे। उठने में भी सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। मैं पलंग पर उनके सिरहाने बैठ गया। उनकी हथेली पकड़ ली। क्यों नाराज़ हो? उन्होंने पूछा। मेरी जुर्रत है क्या? मेरी आंखें भर आई थीं। और गांधी कैसा है? ठीक है, मैंने बातचीत में उनसे पूछा था। दिन भर लेटे रहते हैं, दिमाग में क्या आता रहता है? वही पुरानी पुरानी बातें, पता नहीं क्या क्या। यही गिरिराज जी के साथ भी हो रहा था। तो क्या मृत्यु की आहट पाकर, या शायद मृत्यु चाहने की इच्छा से, या फिर जीवन की विरक्ति से गहरे अकेलेपन और असहायता में, विस्मृति में अचेतन मन जीवित हो जाता है? स्मृतियों के ढूह से न जाने क्या क्या निकल पड़ता है। दबा कर रखी गई भावनाएं, कुचले स्वप्न, गहरे एकांत में कांपते पत्तों की तरह कुछ गुजरे कुछ क्षण ही इस अंतिम जीवन का सत्य बन जाते हैं। वर्तमान से अलग व्यक्ति अपनी अधूरी नींद में, आधी अधूरी चेतना में अपने अतीत की ओर या अपनी गर्भावस्था की ओर, अपने जन्म की ओर तेजी से लौटता है। यही राजेंद्र यादव के साथ होते देखा था। यही सब मुजफ्फरनगर गिरिराज जी के साथ कर रहा था। गिरिराज जी से मृत्यु के 2 दिन पहले यानी 7 फरवरी की सुबह मिला था। 30 जनवरी को बसंत के दिन 66 वर्ष रहने के बाद अपना पुश्तैनी मकान छोड़कर नए घर में चला गया था। जब घर बदलने के बारे में सोच रहा था तब गिरिराज जी को बताया था। ऑपरेशन के बाद वो बिस्तर पर ही थे। खुश हुए थे कि अच्छा फैसला है। वो मोहल्ला और गली इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली और गंदी रहने लगी है कि तुम्हारे घर पहुंचना मुश्किल है। फिर 3 मंजिल की खड़ी सीढ़ियाँ। बात के दिनों में जब ठीक होने लगे और सर्दियों की धूप में बाहर बैठने लगे थे, मैंने कहा वहाँ जाने के बाद आपको नए घर ले चलूँगा। उस दिन इसीलिए गया था। धूप तेज़ और चमकदार थी। बसंत बिल्कुल ताज़ा था। हवा में उदासी और आलस्य था। सुबह का 10 बजा होगा। सोचा था घर ले जाऊँगा, वहीं दोपहर का खाना खाएंगे, कुछ और लोगों को भी बुला लूँगा। गिरिराज जी का मन और माहौल बदल जाएगा। वो पलंग पर लेटे थे। चलिए नए घर चलता हूँ, मैंने पलंग के पास कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा। ऊंचा सुनते थे इसलिए पास बैठकर जोर से बोलना पड़ता था। उन्होंने रजाई के नीचे से दायां हाथ बाहर निकाला। दाईं हथेली दिखाई, बुरी तरह सूजी और टेढ़ी थी। कल गिर गया था, उन्होंने कहा। चेहरे पर कोई परेशानी या चिंता नहीं थी, एक सामान्य सूचना जैसी थी। गिरा तो इसी हथेली के बल रुका। कल बहुत दर्द था। हड्डी ठीक है? मैंने पूछा। ये बहुत बुरी खबर थी। हम सब उनके फिर गिर जाने से बहुत डरते थे।
वो ठीक है, पर दर्द बहुत है। मुजफ्फरनगर की वजह से ही मैंने समझा था कि गिरिराज जी धीरे धीरे अल्जाइमर के मरीज हो रहे हैं। वो नहीं समझ पाते थे कि वे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। ये भी भूल जाते थे कि पैर की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है। बिना छड़ी और सहायक के सहारे के उठकर चल देते थे, इसी में गिर पड़े थे। मीरा बहुत चिल्लाई, वो धीरे से हंसे, फिर बोले, अब हाथ ठीक हो जाए तब चलेंगे। मीरा जी नहीं दिख रही थी। मैंने उनके बेटे से पूछा। उसने बताया बुआ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए दिल्ली देखने गई है। बुआ 92 वर्ष की थीं। तुम्हारा प्रोग्राम हो गया? गिरिराज जी ने पूछा। अभी नहीं। कब है? 11-12 अप्रैल। अचानक वो जैसे ट्रांस में चले गए। मेरी एक बहन थी, मुझसे 6 साल बड़ी, उषा नाम था। वो अभी मर गई। मैं नहीं जा पाया। कैसे जाता? मैं क्या कर सकता हूँ? मृत्यु और जीवन बस में नहीं होता। मैं अभी बेटे से सुन चुका था कि बुआ की तबीयत खराब है। कब मृत्यु हुई? 6 दिन पहले। मैंने बेटे को बुलाया। तुम तो कह रहे थे मम्मी बुआ को देखने गई हैं। ये कह रहे हैं मर गई। वो दूसरी बुआ थी, उषा बुआ। कब मरी? 6 दिन पहले। गिरिराज जी की स्मृति और कालबोध उस समय बिल्कुल ठीक था। अभी मैंने हाथ से लिखना शुरू किया था। गांधी पर लिख रहा था। सोचा था आकार को दूंगा, पर अब हाथ ही टूट गया। लिखना बंद हो गया। आकार का नाम उन्हें याद था। मैंने चुपचाप देखा उन्हें। गिरिराज जी के चेहरे पर विशेष कुछ नहीं था, पर अंदर गहरी उथल पुथल मची होगी। महीनों से एक शब्द नहीं लिखा था। शुरू किया तो ये दुर्घटना हो गई। हालांकि हाथ से लिखना वर्षों पहले छोड़ चुके थे। उनकी लिखाई बहुत खराब थी। खुद नहीं पढ़ सकते थे, कंप्यूटर पर लिखते थे। न लिख पाना उनका गहरा संताप था। जीवन भर 3-4 घंटे लिखते थे, तभी इतना विपुल साहित्य रच सके थे। ये पीड़ा किससे कहते, पर यह निश्चित ही अंदर उनको कुतरती होगी। रच नहीं सके, लिख नहीं सके, तो फिर जीवन का ही क्या अर्थ है। मैं चला आया था। इसके बाद वो 8 फरवरी को फिर गिर पड़े, अधिक सक्रिय जगह में। इस बार जब गिरे तब शायद उनका आत्मविश्वास, संकल्प, दृढ़ता, ठीक होने की उम्मीद सब ढह गई। उन्होंने जीवन से लड़ने और जीतने की कोशिश छोड़ दी। सारी जिंदगी हर एक से भिड़ने और जूझने वाले ने जीवन के आखिरी 2 दिनों में हथियार डाल दिए थे। वो सांस के मरीज नहीं थे, पर रात उन्हें सांस की दिक्कत हुई। सामान्य बात समझकर कुछ इलाज कर दिया गया। सुबह नाश्ता करने के बाद फिर तकलीफ हुई और इसी के साथ प्राण निकल गए। मैंने अपने भाई के अंतिम क्षणों के पास बैठकर उनकी हथेली अपने हाथ में लेकर सांस रुकने से उनकी होने वाली मृत्यु को साक्षात देखा था। आखिरी क्षणों में मुंह से सांस लेने की कोशिश में उनकी आंखें डरी हुई हिरनी की तरह 2 क्षण के लिए फटी थीं। फिर उसी तरह आंखें पथराई रह गई थीं। शरीर शांत हो गया था। मुंह से आखिरी सांस नहीं, प्राणवायु निकली थी। 2 या 3 सेकंड की मर्मांतक पीड़ा जरूर हुई थी। ऐसा ही गिरिराज जी के साथ हुआ होगा। शव में बदलने के बाद उनका मुंह खुला हुआ था, आखिरी सांस लेने की कोशिश में, या फिर शायद प्राणवायु निकल जाने के बाद। 9 फरवरी की सुबह 10 बजे के आसपास उनकी बेटी शिवा का फ़ोन आया। भैया पापा गए। कब? मेरे मुंह से बस यही निकला, 5 मिनट पहले। यह स्वप्न में भी नहीं था। समझने और संभलने में कुछ क्षण लगे। 10 मिनट ही लगे होंगे मुझे पहुंचने में। घर से चलने से पहले मैंने 2 लोगों को फ़ोन कर दिए थे कि खबर डाल दें। आधे घंटे के अंदर ही पूरे देश को पता चल गया कि गिरिराज किशोर नहीं रहे। गिरिराज जी अपनी देह मेडिकल कॉलेज को दे गए थे। कोई पारंपरिक क्रियाकर्म या अंत्येष्टि नहीं होनी थी। शहर में दधीची नाम से एक संस्था है जो देहदान की प्रक्रिया संपन्न कराती है। मनोज सेंगर इसके मुख्य कर्ता धर्ता है। उनसे बात की। उन्होंने मेडिकल कॉलेज बात करके बताया कि इतवार है, इसलिए वहाँ 2 बजे तक ही दे लेंगे। क्या 2 बजे तक ले जाना संभव है? उन्होंने कुछ कागज़ भी बताए जो साथ में देने होंगे। वसीयत की फ़ोटोकॉपी जिसमें देहदान का उल्लेख है, डेथ सर्टिफिकेट, आधार और परिवार का सहमति पत्र। बड़ी बेटी और दामाद को बम्बई से आना था। रात का 8 बजना तय था। उन्होंने कहा था मेरे लिए मत रुके, आप देह ले जाइए। 11 बज चुका था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों की जाए।
लोग आना शुरू हो चुके थे, आते जा रहे थे। बेटी से मैंने कहा, किस बात की हमें जल्दी है? लोग आ रहे हैं, गिरिराज जी के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। हम क्या जवाब देंगे कि इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? फिर कल सुबह ले जाएंगे। यही तय हो गया। मनोज सेंगर को देने वाले कागज अब सुबह ही चाहिए थे, इसलिए जल्दी नहीं थी। मूल वसीयत मेरे हाथ में थी। परिवार का सहमति पत्र लिख दिया था, उसे टाइप होना था। शेष 2 कागज भी थे। चारों कागज के 5 सेट तैयार करने थे। मूल वसीयत किसके हाथ में सौंपूं, दूसरे कागज भी जो ये सब करवा दे। वीरू सोनकर पास खड़ा था। बोले मुझे कोई जिम्मेदारी दीजिए। वसीयत उसे दी जा सकती थी। उसको ही ये जिम्मेदारी सौंप दी कि 5 सेट बनाकर लाए। ताकीद कर दी कि मूल वसीयत सुरक्षित रहे। 1 घंटे बाद वीरू सब काम करवा लाया। शाम को वापस लौटते समय रास्ते में रुककर हम कॉफ़ी पी रहे थे। तब उसने बताया कि उसके मन में एक बार आया कि वसीयत की फ़ोटो खींच कर रख ले। क्यों? मैंने पूछा। यूँ ही, पर फिर खींची नहीं, लेकिन मैंने पढ़ ज़रूर ली। उसमें आखिरी पन्ना देखकर मन गीला हो गया। गवाह में आपके दस्तखत हैं। मैं कुछ नहीं बोला। मेरे भाई अपनी वसीयत में मुझे एग्जीक्यूटर बना गए थे। एग्जीक्यूटर की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो मृत व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करे। जिनमें संपत्ति बटी है उनके बीच कोई विवाद हो तो निपटाए। उनकी मृत्यु के बाद गया तो गिरिराज जी से कहा, भाई मुझे वसीयत में 5 रुपए नहीं दे गए, अलबत्ता ये मुसीबत और गले बांध गए। गिरिराज जी देर तक हंसे, फिर बोले, सारी ज़िंदगी उनके ही दम पर तो तुमने ऐश की है। तुम्हें बहुत मानते और चाहते थे, ये सच था। फिर बोले, मैं सोच रहा हूँ अपनी वसीयत भी बना दूँ। बहुत ज़रूरी है। वसीयत ना हो तो परिवार में बाद में बहुत समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कैसे बनती है? मैं ही लिख दूंगा। मैंने कहा, आपको ये बताना पड़ेगा कि कुल संपत्ति क्या है और किसे क्या देना चाहते हैं। फिर मैं ही झिझक गया था। ये गोपनीय बात होती है, न किसी को जाननी चाहिए न किसी को बतानी चाहिए। मैंने अपने भाई की वसीयत की एक प्रति गिरिराज जी को दे दी। उसी तर्ज पर उन्होंने अपनी वसीयत तैयार करवा दी। एक सुबह फ़ोन आया, वसीयत की रजिस्ट्री होगी, तुम्हें गवाह बनाया है, दस्तखत करने चलना है। दोपहर को एक बेहुदा इमारत की 3री मंजिल तक गंदी और बदबूदार सीढ़ियाँ चढ़कर हम रजिस्ट्री के कमरे में पहुँचे। गिरिराज जी को दिक्कत थी, पर सहारे से धीरे धीरे चढ़ गए। प्रदेश की हर सरकार अपने पूरे निकम्मेपन, पूरी बेशर्मी, मक्कारी और झूठ के साथ इस इमारत में हर दिन करोड़ों रुपए रजिस्ट्री करवाने वालों से वसूलती है, लेकिन उनके बैठने के लिए ढंग की कुर्सियाँ, सफाई, लिफ्ट, एसी, ठंडा पानी, हवा तक की व्यवस्था नहीं करती। बीमार हांफते बूढ़े किसी तरह ऊपर पहुंचते हैं। उस दम घोटू गलीज माहौल में जहां हर चेहरा डराता था, 2 घंटे में ही दम निकलने लगा। वकील परिचित था, इसलिए उसने ज़्यादा तकलीफ नहीं दी। 2 घंटे बाद हम वसीयत की रजिस्ट्री कराकर लौट आए थे। दोपहर का 1 बज चुका था। लोग आ रहे थे। गिरिराज जी को अब रात भर रुकना था, इसलिए एसी कॉफिन का इंतज़ाम कर दिया गया था। बेटी शिवा फिर आई। भैया, पापा की आंखें निकलवानी होंगी। क्यों? मैं समझा नहीं। आंखें 4-5 घंटे के अंदर देनी होती हैं। कॉर्निया सुबह तक खराब हो जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा। अभी आ सकता है। तुम्हारा मतलब है गिरिराज जी की आंखें निकालकर उन्हें सुबह तक बिना आंखों के रखा जाए? हाँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने मनोज सेंगर को फ़ोन किया। उन्होंने बताया ऐसा होता है। आप कहें तो मैं डॉक्टर रहमानी को फ़ोन कर देता हूँ, वो आधे घंटे में आकर कॉर्निया निकाल लेंगे। बताऊँगा। मैंने फ़ोन काट दिया। तो क्या गिरिराज जी सुबह तक बिना आँखों के रहेंगे? तुमसे ये किसने कहा? मैंने शिवा से पूछा। उसने किसी का नाम बताया। नहीं, ये नहीं होगा, आँखें नहीं निकलेंगी। फिर बेकार हो जाएंगी? बेकार नहीं होंगी। ज़रूरी नहीं कि कॉर्निया किसी को लगे तभी उसका उपयोग हो, बाद में भी हो सकता है। मेडिकल कॉलेज में बच्चे आँख का ऑपरेशन करना किससे सीखेंगे अगर उनको आँख ही ना मिले? वहाँ ज़्यादा काम आएगी। वो बच्चा डॉक्टर बनकर बहुतों की आंखें बचाएगा। पर वसीयत में लिखा है कि देह मेडिकल कॉलेज को दे दी जाए। मैं झुंझला गया। हम बस मेडिकल कॉलेज में देह दे देंगे, हमारा इतना ही काम है, हम इतना ही करेंगे। उसने सर हिला दिया। जाने लगी तो मैंने रोका। और सुनो, गिरिराज जी के बारे में अब कोई भी फैसला हम लेखकों की बिरादरी करेगी।
बेशक तुमसे सलाह करके, पर दूसरा कोई नहीं बोलेगा। मैंने सख्ती के साथ कहा। वो चुपचाप चली गई। अब सोचता हूँ तो हैरानी होती है कि मैंने किस अधिकार से इतनी बड़ी बात एक बेटी से कह दी कि उसके पिता के शरीर के बारे में फैसला लेखक बिरादरी करेगी। शायद इसलिए, इस विश्वास से कि गिरिराज जी होते तो वो इससे कतई इनकार नहीं करते कि उनकी देह पर परिवार से ज़्यादा लेखक बिरादरी का हक है। ये गिरिराज जी की आंतरिकता में दबी सबसे गहरी भावना की सच्चाई थी, जिसे हिंदी में बहुत कम लोग जानते हैं। जीवन भर वो सिर्फ लेखक ही रहे। उन्होंने कुछ भी और न जिया, न ओढ़ा, न बिछाया। शायद उनका कोई मित्र ऐसा नहीं था जो लेखक ना हो। किसी रिश्तेदार से उनकी कोई अंतरंगता नहीं थी। शायद इसी भरोसे मैं ये कह सका था। गिरिराज जी की समूची सुरक्षित देह कॉफिन में रख दी गई थी। पहले रात भर शव रोकना होता था तो बर्फ़ की सिल्लियों पर रखते थे। चारों ओर पानी बहता था, पर अब एसी कॉफिन आते हैं। सबको अगले दिन सुबह 10 बजे का समय बताया गया था। अगले दिन 10 बजे मनोज सेंगर ने पूरी जिम्मेदारी के साथ मेडिकल कॉलेज तक देह ले जाने और वहाँ सुपुर्द करने की व्यवस्थाएं संभाली। शहर के चारों प्रमुख हिंदी अखबारों ने पूरे 2 पृष्ठ गिरिराज जी को दिए थे। बहुत बड़ी हेडलाइन लगाई थी। प्रशासन ने पुलिस वगैरह का इंतज़ाम कर दिया था। उनकी तरफ से डीएम आए थे। सुबह शहर के हर नागरिक को पता लग गया था कि हिंदी का कोई बड़ा लेखक मर गया है। मेडिकल कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ उन्होंने देह दान करने वालों के लिए अलग व्यवस्था कर रखी है। एक चबूतरे पर गिरिराज जी को लिटा दिया गया। अंतिम समय में जो लोग कुछ करना चाहें कर ले। लोगों ने फूल मालाएँ चढ़ाईं। रघुपति राघव, राजा राम और वैष्णव जन तो तेने कहिए सामूहिक रूप से गाया गया। मेडिकल कॉलेज की तरफ से प्रधानाचार्य के साथ 2 डॉक्टरों ने देह को अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने सबसे जाने को कह दिया। धीरे धीरे सब बिखर गए। उम्मीद से बहुत कम लोग थे। कई परिचित चेहरे जिन्हें होना चाहिए था नहीं थे। गिरिराज जी अब उनके काम के नहीं रह गए थे। ऐसा होता आया है। मार्क्स इंग्लैंड में 30 से ज़्यादा वर्ष रहे, पर दफनाए जाते समय सिर्फ 11 लोग थे। इस्मत चगताई के जनाजे में 4 या 5 लोग थे। बम्बई का कोई बड़ा उर्दू लेखक शामिल नहीं हुआ था। शायद इसीलिए कि इस्मत कह गई थी कि उन्हें दफनाया ना जाए बल्कि जलाया जाए। बड़े बड़े प्रगतिशीलों और क्रांतिकारियों की जनाजे में शामिल होने की हिम्मत भी नहीं पड़ी। गिरिराज जी देह मेडिकल कॉलेज को दे गए थे। शायद श्मशान चिता पर चढ़ते तो कुछ ज़्यादा लोग होते, ख़ास तौर से वे जो वहाँ नहीं दिखे थे। कठोपनिषद में मृत्यु पर एक मार्मिक श्लोक है। मैं जल और थल में विचरता रहा, मुझसे किसी ने नहीं पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। आज जब मैं जल और थल में एकाकार होने जा रहा हूँ, मुझसे कोई नहीं पूछता तुम कौन थे, कहाँ से आए थे और अब कहाँ जाना है। गिरिराज किशोर भी जल और थल में एकाकार हुए, पर पंच तत्व के थल और जल में नहीं, दूसरी तरह से किसी अनजान देह का अंग बनकर या छात्रों के बीच अपने अंगों की चीर फाड़ करवाकर उन्हें अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए, जो कल हज़ारों लोगों के रोग और दुख को दूर करेगा। धन्यवाद।